नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अन्नू कपूर आप सभी श्रोताओं का और स्टूडियो में बैठी हुई हमारी ऑडियंस का हार्दिक स्वागत करता हूं 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो से। खास बात यह है कि मैं आज 92.7 बिग एफएम के दिल्ली स्टूडियो से आज का शो कर रहा हूं। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली की शायरी का स्कूल, द स्कूल ऑफ पोइट्री, दिल्ली का तबलाबाज, दिल्ली का खाना, चांदनी चौक, लाल किला, कुतुब मीनार। ये दिल्ली तो मरकज़ है, सेंटर है हमारे हिंदुस्तान का, इसीलिए दारुल खिलाफा राजधानी कही जाती थी। दिल्ली का स्कूल जो है पोइट्री का वो सुपर्ब है। तो मीर तकी मीर दिल्ली एक बार लुट गई थी, उजाड़ हो रही थी, तो रोज़गार आमद की तलाश में वो पहुँचे लखनऊ एक मुशायरे में। तो वो ज़माना था, दिल्ली के लोग कुल्ला बांधा करते थे सर के, पुराने ज़माने के अंदर, ठीक है, शलवार पहना करते थे, लंबी कमीज़ पहना करते थे। तो लखनऊ में एक मुशायरे में पहुंच गए। सब लोगों ने उनकी वेशभूषा देखी तो उनको थोड़ा, लखनऊ वालों को थोड़ा फ़नी लगा है। शमा जब उनके सामने आई, मुशायरे में शमा सामने लाने का मतलब ये था कि अब आपकी बारी है। जब मीर तकी मीर के सामने शमा पहुंची तो लोगों ने कहा कि हुजूर, आपका इसमें शरीफ, मतलब आपका नाम क्या है, आप कहाँ के हैं, वेयर अबाउट्स पूछे। तो इम्प्रॉम्प्टू वहीं पर मीर तकी मीर ने जो शेर कहा था, मैं हमारे दिल्ली के सभी श्रोताओं के लिए, हमारे स्टूडियो में जो बैठे उन सभी के लिए समर्पित है। मीर तकी मीर उर्दू के आला तरीन अजीमुस्शान शायर माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या बूद बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, क्या बूद बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। क्या बूद बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखबी जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। दिल्ली दिल्ली। और आज शुरुआत करेंगे 1968, ईयर ऑफ 1968। ये वो साल था जब मैडम इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी और वर्ल्ड की सेकंड महिला प्रधानमंत्री थी। वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी आप में से? बिल्कुल बिल्कुल सही। अरे क्या बात है, ये राजेंद्र नगर वाली जी है। क्या बात है, राजेंद्र नगर की बहन जी ने बिल्कुल सही बताया। श्रीमती सिरिमाओ भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। लेकिन बात चलेगी आज 1968 की। जोरदार तालियां आप सबके लिए मेरी तरफ से। चर्चा में रहेगा साल 1968। बहुत सारी फिल्में आई, लेकिन उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट थी। 1968 की एक फिल्म आंखें, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय रामानंद सागर। रामानंद सागर उन्होंने तखल्लुस या उपनाम रखा था, बेसिकली चोपड़ा थे, रामानंद चोपड़ा इनका नाम था। फिल्म की कहानी भी इन्होंने लिखी थी, म्यूजिक दिया था रवि साहब ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, जाने वफा ये जुल्म ना कर। ये देखिए हमारे सब यंगस्टर हैं, ऐसा मत समझिएगा कि ये मेरी तरह सीनियर सिटीजन सब यंगस्टर्स हैं। लेकिन उस ज़माने के का जो मौसीकी था, जो म्यूज़िक था, उसके अंदर इतनी ताब है, उसका जलवा इतना है कि हमारे यंगस्टर्स तक को वो गाने याद हैं। इजी फाइल है, जल्दी डाउनलोड हो जाती है। तो ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी और बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। बहुत सारी फॉरेन लोकेशंस पे इसकी शूटिंग हुई है। लेबनान में इसकी शूटिंग हुई, बेरूत में इसकी शूटिंग हुई है। और बताइए आप, स्टार कास्ट क्या थी, आप बता सकते हैं? स्टार कास्ट धर्मेंद्र, माला सिन्हा, महमूद जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं महमूद साहब की यादों से। महमूद के वालिद साहब जो थे, मुमताज़ अली साहब, वो बॉम्बे टॉकीज़ स्टूडियो में काम किया करते थे। महमूद साहब अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की 8 संतानों में से दूसरे नंबर की संतान थे। और देखिए घर में उस तरह का था। मुमताज़ अली साहब डांस भी बहुत अच्छा करते थे। और जी मैं आपको बताऊं, महमूद ने जब पहली बार फिल्म डायरेक्ट की थी, याद है आपको, कुंवारा बाप है ना? तो उसमें जो गीत था जी, कौन से, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में, सुनहरी गोठे में, रुपहली गोठे में, तो वो गाने में
ओपनिंग जहाँ से हुई है, जो एक बुजुर्ग जो नाच रहे हैं वो मुमताज़ अली साहब हैं, महमूद साहब के वालिद साहब। जी जी जी, वो जी। तो महमूद साहब घर के माहौल की तरह एक्टिंग की तरफ झुकाव था, एक्टर बनना चाहते थे, और इनके पिता की सिफारिश पर किस्मत फिल्म में अशोक कुमार के बचपन का रोल निभाने का मौका मिल गया इनको। इसके बाद निर्माता ज्ञान मुखर्जी के यहाँ काम करने के लिए बतौर ड्राइवर उन्होंने नौकरी कर ली, ताकि हर दिन स्टूडियो जाने का मौका मिल जाए। ये फिल्मी कीड़ा जो होता है भाई, आप ध्यान रखिएगा। तो जनाब एक बार जब वो स्टूडियो पहुंचे तो मधुबाला वहाँ एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, और मधुबाला के साथ एक कोई जूनियर आर्टिस्ट को शॉट देना था, वो जो ठीक से दे नहीं पा रहा था, काफ़ी रीटेक्स हो चुके थे। महमूद के अंदर का कलाकार कुल बुलाने लगा कि यार ये आदमी नहीं कर पा रहा, इतने रीटेक्स दे रहा है, और मेरे अंदर तो है कुछ जलवा है। और उन्होंने सबके सामने कहा कि मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं ये शॉट दे सकता हूँ, ये डायलॉग बोल सकता हूँ। अच्छा आजा भाई, ये कहते हैं आजा तू भी ट्राई कर ले। और डायरेक्टर साहब ने कैमरे के सामने ज्ञान मुखर्जी साहब के ड्राइवर महमूद को लाके खड़ा कर दिया, और महमूद साहब ने एक टेक में इतना लंबा डायलॉग ओके कर दिया। शॉट ओके हुआ और उनको इस काम के 100 रुपए मिले, जबकि पूरे महीने की उनकी ड्राइवरी की जो तनख्वाह हुआ करती थी वो 75 रुपए हुआ करती थी। महमूद साहब ने डिसाइड किया कि भाई जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। उन्होंने ड्राइवरी की नौकरी छोड़ दी और जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया, और फिल्मों के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। मेहनत रंग लाई, और 1958 में परवरिश फिल्म में उन्हें एक अच्छी भूमिका निभाने का मौका मिला। ये रोल था राज कपूर के भाई का। उसके बाद एलवी प्रसाद की ससुराल में बतौर हास्य अभिनेता के रूप में महमूद जी की पहचान इंडस्ट्री में बन गई, और देखते ही देखते महमूद साहब बन गए कॉमेडी किंग। बहुत सारे लोगों ने महमूद साहब के स्टाइल को कॉपी किया है। ताना दे रे तंदाना, ये ताना दे रे तंदाना से पहले हाँ ख्यालों में क्या काले को देखकर डर गई क्या, हम काले हैं तो क्या हो। जी जी जी, मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हरा, बिल्कुल। अच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने पूछा किसी से एक बार, एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी, उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उन्होंने कहा अनु जी ये अजीब सा नहीं है कि मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हरा का मतलब है कि आसमान से मोतियों की बारिश हो रही है, इतनी सुंदर हूँ मैं। और महमूद साहब ना सिर्फ कॉमेडियन, बल्कि महमूद साहब को मैं बहुत अच्छा संपूर्ण एक्टर मानता हूँ। गाते खुद बहुत अच्छा थे, खुद बहुत बेहतरीन डांस करते थे, और कमाल की बात है कि जब पहली बार उन्होंने अटेम्प्ट किया डायरेक्शन का, तो फिल्म क्या बनाई, कुंवारा बाप। एक फिजिकली डिप्राइव्ड एक बच्चा है, उस बच्चे को कैसे लेके पालते हैं वो, ठीक है, और कितनी टचिंग, एक हिंदुस्तान के कॉमेडियन ने इतनी टचिंग फिल्म बनाई थी। जोरदार तालियां महमूद साहब के लिए। तो जनाब बात करेंगे 1968 की फिल्म नील कमल की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया राम माहेश्वरी ने और प्रोड्यूस किया पन्ना लाल माहेश्वरी ने। फिल्म की कहानी लिखी गुलशन नंदा ने। जी बहुत सारे नॉवेलिस्ट लिखे। स्क्रीन प्ले लिखा था बिनोय चैटर्जी ने, फिल्म का म्यूजिक दिया रवि जी ने, और फिल्म के कलाकार राजकुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान। इस फिल्म के लिए वहीदा जी को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। तो बात करेंगे वहीदा रहमान की। क्या वहीदा रहमान, ये नाम सुनते ही क्या आ जाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इमेजरी आती है, बताइए ना जी। ब्यूटी किस तरह की ब्यूटी? ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। ओह, ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी, वाओ। डिग्निफाइड वुमन। जितनी भी उन्होंने फिल्में करी हैं या जिस भी रूप में की है, तो उसमें इंडियन कल्चर को बिल्कुल हर्ट नहीं करा, और वैसा ही दिखाया, बिल्कुल इंडियन लेडी जैसी होनी चाहिए। थैंक यू वहीदा जी के लिए तारीफ बजा दी। नील कमल से पहले 1964 में बनी एक फिल्म शगुन, जिसके प्रोड्यूसर थे शशि रेखी, और ये शशि रेखी साहब ही इस फिल्म के हीरो भी थे। उन्होंने हीरो बनने के लिए अपना नाम रख लिया कमलजीत। बहुत ही खामोश मिजाज के थे। वहीदा रहमान भी खामोश तबीयत की थी। तो
वो उनसे कहते कि भाई बातचीत करो, थोड़ा घुलो मिलो, ताकि तुम्हारे साथ एक्टिंग करने में थोड़ा कंफर्ट महसूस कर सकें। ये डेफिनेटली कमलजीत जी के मन में मीटर डाउन हो चुका था। देखो यार, हम भी बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा कि घुलो मिलो, अरे काम का वक्त आएगा तो करना। लेकिन ये कहीं मीटर, प्यार का मीटर डाउन हो गया। गली गली बदनाम हो गया, मेरे प्यार का मीटर डाउन हो गया। लेकिन वहीदा जी ने कहा कि मैं क्या बात करूं, आप डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी, आप बात कीजिए। खैर फिल्म बनी, फिल्म आई और चली भी गई। उसके बाद कमलजीत कनाडा जाके सेटल हो गए। अच्छा। एक दिन अचानक यश जौहर साहब का फोन आया कि वहीदा क्या कर रही हो। वहीदा जी ने कहा घर पर ही हूँ। तो यश जौहर साहब, ये यश जौहर जो हैं आज के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है करण जौहर, उनके पिताजी। बहुत बढ़िया आदमी थे यश जौहर। देवानंद के प्रोडक्शन कंट्रोलर हुआ करते थे। और यश जी को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, बहुत ही सज्जन जो आदमी हैं, किसी चीज़ के लिए ना नहीं करने वाले। और इनने धर्मा प्रोडक्शन था, धर्मा प्रोडक्शन में प्राण साहब को लेके, तो ऐसे हमारे यश जौहर साहब ने कहा कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आ रहा है। वहीदा जी ने कहा अच्छा आ जाइए। अगले दिन पहुंच गए, घर की घंटी बजी और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एकदम देखकर हैरान होंगे कि यश जौहर के साथ जो तथाकथित उनके दोस्त थे वो वहीदा रहमान के डायरेक्टर और एक्टर कमलजीत जी थे। फिर मिलाप हो गया। खैर वेलकम किया, दुआ सलाम हुआ और वहाँ पर पता चला कि वो कनाडा में सेटल हो गए। बातों बातों में यश जी जौहर साहब ने बताया कि कमल पेरिस में एक पंजाबी रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं और उन्हें तलाश है एक पार्टनर की जो इन्वेस्ट कर सके। इस तरह की बातें, बात आई और गई। एक दिन अचानक 1 साल बाद फिर कमलजीत जी इंडिया आधम के और जाहिर है के मिलने पहुंच गए। बहुत मोटे हो गए थे। वहीदा रहमान ने पूछा आर यू मैरिड? कमलजीत जी का नहीं, मैं व्हाई यू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, थतप हो गए उनके। तो वो बोली, वहीदा बोली कि भाई इतने मोटे हो गए हो तो मुझे लगा कि पंजाबी आदमी हो, तुमने किसी पंजाबी लड़की से शादी की होगी, उसने आलू के पराठे और गोभी के पराठे और मावे के पराठे और इसी कद्दू की सब्जी और शलजम का अचार बना बना के खिला खिला के मोटा कर दिया होगा। उन्होंने कहा जी मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं तो अभी तक कुंवारा। हाँ जी। खैर इस मुलाकात के कुछ 10 दिन बाद फिर फोन आया कमलजीत जी का। कहने लगे कि अगर थोड़ा वक्त हो तो एक मिल लेते हैं थोड़ा कॉफ़ी पीने के लिए। शुरुआत तो ऐसे ही होती है दोस्त। और मुझे कुछ तुमसे ज़रूरी बातें भी करनी है। वहीदा ने हाँ तो कही, लेकिन वो सोच में पड़ गई कि कहीं ये मुझसे अपने रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने की बात तो नहीं करेगा। अच्छा, और मनी मन में ख्याल बना लिया कि अगर इन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो वहीदा रहमान ने सोच रखा था कि ऐसा अगर हुआ तो मैं झट से कह दूंगी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे इनकम टैक्स भी भरना है, सो आई एम सॉरी आई डोंट हैव एनी मनी। ये सब दिमाग में लिए, ये नोशंस दिमाग में लिए हुए वहीदा पहुंची कॉफ़ी हाउस कॉफ़ी पीने के लिए। खामोश तो तबीयत दोनों थे। अब वहीदा जी एंटिसिपेट कर रही थी कि वो अब कहेगा, कुछ कहेगा। दोनों चुप हैं। सडनली एक एटम बम ड्रॉप किया कमलजीत ने और उन्होंने अचानक कहा वहीदा। वहीदा जी ने सर उठाया, जी विल यू मैरी मी? और वहीदा ने कहा नो 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 आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव टू पे इनकम टैक्स, सो आई एम सॉरी। वो सोच के वहीदा रहमान को ख्वाब ख्याल में ये नहीं था कि ये शादी के लिए जी ये विल यू मैरी मी। सो कमलजीत ने कहा कि व्हाट आर यू सेइंग यार, क्या आप क्या कह रही हैं? ये शादी और इनकम टैक्स ये कनेक्शन क्या है? आर यू ओके? देन अगेन ही आस्क्ड वहीदा विल यू मैरी मी? उन्होंने कहा यार मैं ऐसे तो डिसीजन नहीं ले सकती, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और इस तरह से ये मुलाकात समाप्त हुई। लेकिन अगले ही दिन यश जौहर साहब का सवेरे सवेरे फ़ोन आया और उन्होंने कहा ये वहीदा तुमने कमलजीत से क्या कहा? वो बेचारा पूरी रात सोया नहीं, रात भर टेरेस पर चक्कर काटता रहा।
मैं 9th फ्लोर पे रहता हूँ और मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले, बहुत परेशान था। तब वहीदा रहमान ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। जौहर साहब ने कहा क्या सोचना, अच्छा आदमी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी है क्या? वहीदा ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज ए नाइस पर्सन। तब यश जौहर ने पूछा देन व्हाट्स रॉन्ग विद यू वहीदा, से यस। और फिर यस कहना ही पड़ा। अब वो यस कहने में कितना टाइम लगा ये तो हमारे पास नहीं है, ये वहीदा जी से कभी बात हुई कि कितना टाइम लगा। और इस तरह से कंवलजीत साहब की जिंदगी में वहीदा जी कमल बन के आ गई। चर्चा में है साल 1968 की कामयाब फिल्में, ऐसी फिल्में जो लोगों को अभी तक याद है। उनमें से एक फिल्म थी आदमी। फिल्म को डायरेक्ट किया था ए भीम सिंह ने और प्रोड्यूस किया PS वीरप्पा ने। फिल्म की कहानी लिखी अख्तरुल ईमान, कौशल भारती, रामाराव और शमाना ने लिखी। फिल्म के कलाकार बताइए आप लोग। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान जी भी थी और सिमी ग्रेवाल जी भी थे। बिल्कुल सही कहा। और फिल्म का म्यूजिक नौशाद जी, नौशाद साहब। जोरदार तालियां नौशाद साहब की स्त्री। नौशाद साहब हिंदी सिनेमा का वो नाम है जिसने अपने हुनर का लोहा सबको मनवाया। नौशाद साहब ने अपने संगीत से कई फिल्मों को कामयाबी दिलाई। 60 का दशक वो वक्त था जब किसी भी फिल्म में नौशाद साहब का होना फिल्म के हिट होने की गारंटी बन जाता था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उन्हें साइन करने के लिए बेताब रहते थे, महीनों उनके डेट्स के मिलने का इंतज़ार किया करते। इसी दौरान फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक तोलाराम जालान ने उन्हें पैगाम भिजवाया, मिलना चाहते हैं। नौशाद साहब मिलने पहुंचे। बगैर कुछ बोले हुए सेठ तोलाराम जालान ने नौशाद साहब के सामने एक ब्लैंक चेक बुक रख दी। इससे पहले कि नौशाद साहब कुछ कहते, सेठ जी ने कहा, नौशाद साहब आप जो चाहें रकम अमाउंट लिख सकते हैं, हर महीने आपको ये रकम मिलती रहेगी। आप फिल्मिस्तान की किसी भी फिल्म में संगीत दें या न दें, लेकिन हर महीने आपको चेक मिल जाया करेगा। बस एक शर्त है, ध्यान रहे, मेरे अलावा किसी और प्रोड्यूसर की फिल्म नहीं करेंगे। नौशाद साहब चुप रहे। जालान साहब फिर बोले, अगर मैं चाहूं तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री खरीद सकता हूं, बस आप मेरे साथ आ जाएं, फिर देखिए हम दोनों मिलकर क्या क़यामत ढाते हैं। नौशाद साहब ने उनकी बात सुनी और कहा, जालान साहब मुझे लगता है आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं अपनी कला को इस तरह से बेचता नहीं हूं। मैं वो राहगीर हूं जो संगीत में छुपी उस मंजिल को ढूंढना चाहता है जो आज तक किसी को न मिली हो। मैं किसी के बंधन में बंधकर ये मकाम नहीं पा सकता हूं, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, खुदा हाफिज। और ये कहकर नौशाद साहब बाहर आ गए। ये कौन थे लोग, किस ज़माने के लोग थे? मैं जो लोग पैसे लेकर शादी ब्याहों में नाचते हैं, जो कलाकार, मैं नहीं कह रहा कि वो ख़राब हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी नौशाद साहब के इस तरह के किस्से, या कोई मोहम्मद रफ़ी हो क्या बलराज जी के, जो इस तरह के कलाकार जिसने अपनी कला को प्राथमिकता दी, दौलत को नहीं दी, तो पता नहीं क्यों मन भरा था। कहता है यार ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मैं आप सभी बहन भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, मनुष्य होना भाग्य की बात है, परंतु कलाकार होना सौभाग्य की बात है। तो अभी एक प्रोग्राम में मैंने एक शेर कहा था, मैं एक बार फिर आपको 92.7 बिग एफएम के दर्शकों को, श्रोताओं को ये शेर सुनाना चाहता हूँ। हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो लोग मर्द बनते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए।
मैंने देखा है जो लोग मर्द बनते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है, अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। बहुत सही। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी कला को, अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों के ऊपर कायम रहे, कोई नीति मर्यादा के ऊपर कायम रहे, उनमें से एक नाम नौशाद साहब। 1968 की फिल्म पड़ोसन ऑल टाइम ग्रेट है। पड़ोसन के बारे में क्विकली कुछ कहना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्लासिक फिल्म है। मुझे लगता है कि जो तीन फिल्मों के नाम लिए जाएंगे जो क्लासिक फिल्म है, हंसी आएगी आपको और कभी बोर नहीं होंगे, वो उसमें प्रथम नाम शायद पड़ोसन का है। पड़ोसन फिल्म को डायरेक्ट किया था ज्योति स्वरूप जी ने और प्रोड्यूस किया महमूद साहब और एनसी सिप्पी ने। ज्योति स्वरूप जी, मेरा सौभाग्य कि मैं ज्योति जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मित्र थे, मुझे बहुत प्यार करते थे ज्योति जी। मैं उनके साथ रमी खेला करता था और मुझे, आप ताजुगर मुझसे उम्र में इतने बड़े थे लेकिन मुझे अन्नू भैया ही बुलाया है। फिल्म की कहानी लिखी थी राजेंद्र कृष्ण जी ने, गीत भी उन्होंने लिखे थे। फिल्म का म्यूजिक आर.डी. बर्मन ने और फिल्म के कलाकार सुनील दत्त, सायरा बानो, ओम प्रकाश, मुकरी, केशटो मुखर्जी, महमूद साहब और किशोर कुमार। ये महमूद, सुनील दत्त वाला रोल, भोला का जो रोल है ना, वो पहले आर.डी. बर्मन से करवाना चाहते थे। अच्छा जी, ये क्या? नहीं, आप समझे नहीं। महमूद साहब की एक फिल्म आई थी भूत बंगला, उसमें आर.डी. बर्मन ने रोल किया है। तो महमूद साहब चाहते थे कि वो सुनील दत्त वाला रोल आर.डी. बर्मन के, और सायरा बानो की जगह वो शिखा विश्वास को लेना चाहते थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास की बेटी थी। अच्छा। मगर बात जमी नहीं और उन दोनों की जगह ले ली सायरा बानो और सुनील दत्त ने। नरगिस जी जो सुनील दत्त की पत्नी थी, वो नहीं चाहती थी कि सुनील दत्त, उनके हस्बैंड दत्त साहब, इस तरह का कॉमेडी का रोल करें, उनकी इमेज पे फर्क पड़ जाएगा। मगर दत्त साहब का मन आ गया था इस रोल पे। जी, उन्होंने कहा नहीं, भोला का रोल मैं करूंगा, मिसेस दत्त मैं तो करूंगा। ये फिल्म पड़ोसन एक बंगला फिल्म पे आधारित है। बंगला फिल्म का नाम था पाशेर बाड़ी, यानी नेक्स्ट डोर, अपना पड़ोसी पाशेर बाड़ी। इस बंगला फिल्म को डायरेक्ट किया था अरुण चौधरी ने। इस फिल्म के तमिल, तेलुगु में भी रीमेक बने और सबके सब हिट रहे। एक अजीब सी मासूमियत है ना इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर कोई गंदगी नहीं है, सब गाने पॉपुलर। टीजर में आपसे पूछा था मन्ना दे, वो उन्होंने इस फिल्म में 2 गाने गाए हैं, एक चतुर नार, दूसरा गाना कौन सा है, और उस गाने के ऊपर महमूद साहब ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। मैं मतलब वांगो वो सुनी रे सजरिया सवरिया ये भी बंदा है। लेकिन चतुर नार बड़ी होशियार, जब आर.डी. बर्मन ने ये कंपोजिशन दादा को बताई और उनसे कहा कि ये कंपोजिशन किशोर आपके साथ डुएट गाना है और फिल्म की सिचुएशन में कंपटीशन है, इसमें आपको किशोर से हारना है। इस बात पर मन्ना डे बोले कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही होगा कि मैं किशोर से गायकी में हार जाऊं। है ना, मैं गायकी में हार सकता हूँ ना पहलवानी में हार सकता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ आपको, मन्ना दा पहलवान थे। अच्छा, हाँ, मन्ना दा के एक झापड़ पड़ जाए तो मन्ना दा रहेगा मैं किशोर से कैसे हार सकता हूँ। महमूद ने कहा दादा मेरी फिल्म की सिचुएशन है और आप मेरे लिए गा रहे हैं और किशोर सुनील दत्त यानी हीरो के लिए गा रहे हैं और इस सीन में हारना मुझे, इसलिए आपको हारना पड़ेगा। चलो किसी तरह से महमूद साहब ने समझा बुझा के राजी कर लिया। रेयर से लाई गाना समझाया तो उसमें एक सरगम भी आती है, सरगम। फिर मन्ना दा ने कहा मैं जो सरगम बोल रहा हूं वो किशोर बोल लेगा। तब आर.डी. बर्मन बोले पंचम, नहीं दादा वो सरगम नहीं बोल सकता है। लेकिन उसने, क्योंकि सरगम नहीं बोल सकता इसलिए उसने अपनी तरह से जिब्रिश में सरगम बना दी। सब चले गए और उन्होंने बताया कि इस तरह से किशोर कुमार ने सरगम बनाई है। ये किशोर कुमार की सरगम सुनते ही मन्ना दा का माथा भर आ गया, कहने लगे कम वक्त कोई सरगम है।
तो महमूद साहब ने हंसते हुए समझाया कि सिचुएशन को देखते हुए ये सरगम ठीक है, और हाँ, आपको किशोर के साथ गाते हुए सुर से भटक जाना है एक गाना और भी है, उसमें भटकना है। हल्का सा बेसुरा सुर लगाना है, और ये लाइन भी बोलनी है कि सुर किधर है, किधर है सुर, सुर किधर है। इस बात को लेकर मन्ना डा इतने नाराज हो गए, उन्होंने कहा भाई एक तो मैं सुर से भटक नहीं सकता हूँ, अरे भाई, और सबसे बड़ी बात ये लाइन सुध किधर गया जी, सुर किधर गया जी, ये तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। कभी नहीं बोलूंगा, गाना गवाना है, गवा लीजिए, मैं चला। कुछ ऐसे गाने हैं, कुछ ऐसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हैं, सिंगर हैं, जिनका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। रिकॉर्डिंग हुई और मन्ना दा ने ये लाइन बोली नहीं, मजबूरन महमूद साहब को गाने के बीच में खुद डब करना पड़ा। अरे ये भाई, लाइन अच्छा, यहाँ पे, हाँ, ये लाइन सूर्य किधर गया? सुर किधर गया। और अब सिचुएशन के हिसाब से, अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हिसाब से बोलूं, ज्योति जी के हिसाब से और महमूद साहब के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो वो लोग सही थे, और मन्ना दा का मानना सही यार, यार मैं ऐसा तो थोड़े कर सकता हूँ। ये मन्ना दा ने जो गाने गाए हैं, 1968 की एक और इम्पोर्टेंट फिल्म ब्रह्मचारी, ओह वाह वाह वाह, क्या इस कहने फिल्म को डायरेक्ट किया था बप्पी सोनी ने और प्रोड्यूस किया जीपी सिप्पी ने। फिल्म की कहानी लिखी सचिन दादा भौमिक ने, और फिल्म के कलाकार बताइए, शम्मी शम्मी कपूर, कपूर, मुमताज, राजश्री, राजश्री, मुमताज प्राण। फिल्म का म्यूजिक, फिल्म का एनी आइडिया, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। म्यूजिक किसने दिया था? शंकर जयकिशन। बिल्कुल बिल्कुल, स्वप्नाली के लिए जोरदार ताली, बिल्कुल सही, शंकर जयकिशन ने। एक से एक गीत थे इस फिल्म के अंदर। ब्रह्मचारी फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, बेस्ट मूवी का अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर शम्मी कपूर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड फॉर शंकर जयकिशन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म दिल के झरोखे में तुझको, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और शैलेंद्र जी को जो गाना आप लोग गुनगुनाए थे, मैं गाऊं तुमसे, उसके लिए फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था। इस फिल्म के सभी गाने रफ़ी साहब ने गाए। रफ़ी साहब की शादी का एक किस्सा बड़ा कमाल का है। 17 साल की उम्र होगी और इनके भाई की हेयर कटिंग सैलून था, हजाम की दुकान पे ग्राहकों के नाखून काट दिया करते थे। हाँ हाँ हाँ, शादी बचपन से ही तय हो गई थी चाचा की बेटी से। तो बारात लाहौर से कोटला सुल्तान सिंह पहुंच गई, बड़ी धूमधाम से निकाह भी हुआ, मगर जब विदाई का समय आया तो उनके चाचा दीन मोहम्मद ने रफ़ी साहब के पिता मतलब अपने भाई हाजी अली मोहम्मद के सामने लड़की ना विदा करने के लिए हाथ जोड़ दिए। हंगामा खड़ा हो गया। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से इस नादानी का सबब जानना चाहा तो जवाब था कि भाईजान, लड़के की कमाई कोई खास नहीं, दिन भर हजामत की दुकान पर लोगों के नाखून काटता है, और वो तो ठीक है लेकिन पता नहीं क्या क्या गुनगुनाता रहता है। इसलिए जब तक लड़का कुछ खाने कमाने के लायक नहीं हो जाता, मैं अपनी लड़की को विदा नहीं कर सकता। उनकी इस शर्त के आगे सबको झुकना पड़ा और रफ़ी साहब की बारात बिना दुल्हन के वापस लौट आई। रफ़ी साहब फिर अपनी दुकान के काम में मसरूफ़ हो गए और उसके बाद किस्मत चमकी और लाहौर रेडियो स्टेशन पर एक प्रोग्राम में कविता गाने का मौका मिला, जिसके ज़रिए न सिर्फ लाहौर रेडियो स्टेशन के एक सम्मानित गायक बन गए, बल्कि रेडियो के ज़रिए उनकी आवाज़ गांव कोटला सुल्तान सिंह तक पहुंचने लगी, गूंजने लगी, लोग उनकी आवाज़ सुनकर झूमने लगे। उसके बाद रफ़ी साहब के वही चाचा जिन्होंने अपनी बेटी विदा करने से इनकार कर दिया, सबको बताते नहीं थकते थे, गर्व के साथ, फक्र के साथ, तनु पता है रफ़ी मेरा दामाद भी है, मेरा भतीजा भी, मेरा दामाद भी है। इस के पॉपुलैरिटी के बाद सारे गिले शिकवे ऑब्वियसली मिट गए होंगे और खुशी खुशी उनके चाचा ने अपनी बेटी को विदा भी किया। आप ताज्जुब करेंगे कि मनमोहन देसाई रफ़ी साहब को अपने बाप की तरह मानते थे। अच्छा, इसीलिए मनमोहन देसाई साहब की फिल्मों के अंदर फिल्म इज डेडिकेटेड टू मोहम्मद रफ़ी, हर फिल्म के अंदर। और जब अमर अकबर एंथनी में कव्वाली गवाने का टाइम आया तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा रफ़ी साहब गाएंगे। जब उन्हें बुलाया गया, बताया गया कि आपको ये गाना है, तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा था मैं कैसे गा पाऊंगा यार, अब तो किशोर का ज़माना है, मैं नहीं गा पाऊंगा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मनमोहन देसाई ने रफ़ी साहब से कहा था आपकी आवाज़ के सहारे न जाने कितने म्यूजिक डायरेक्टर चढ़ गए हैं,
आइए आप, और फिर उसके बाद वो गाया था जो गाना है ना, पर्दा है पर्दा। जिन फिल्मों का जिक्र नहीं कर पाए उन फिल्मों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा, ग्लांस डाल लेते हैं, जैसे एक नज़र एक summary कर जी समरी। 1968 की एक और इम्पॉर्टेंट फिल्म शिकार, इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया आत्माराम जी ने। इस फिल्म की कहानी लिखी अबरार अलवी और ध्रुव चैटर्जी ने। फिल्म का म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने। इस फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, आशा पारेख, संजीव कुमार, जॉनी वॉकर। ये आत्माराम जी माइस्ट्रो गुरुदत्त जी के भाई थे। फिल्म फेयर के 4 अवार्ड्स मिले थे शिकार को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजीव कुमार को, बेस्ट कॉमेडियन के लिए जॉनी वॉकर को, बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए पी ठाकरसे को, और बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए आशा भोसले को। ये धर्मेंद्र की इस साल आई दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसी साल एक और फिल्म आई दुनिया, पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया। नई दुनिया को डायरेक्ट किया था, जो दुनिया आई थी वो रमेश तलवार जी ने। हाँ, और ये दुनिया की बात कर रहे हैं, इसे डायरेक्ट किया था टी प्रकाश राव ने और प्रोड्यूस किया था अमरजीत ने। इस फिल्म की कहानी लिखी थी के.आर. नारायणन ने। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन और गीत हसरत जयपुरी, एस.एच. बिहारी और नीरज जी ने लिखे थे। रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड मिला एंड द अवार्ड वेंट टू फरदून ए ईरानी साहब। इस फिल्म ने उस जमाने में 1968 में ग्रॉस जो रहा था वो 18 करोड़ का रहा था। जी 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 जी। 1968 में एक और फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय राज कपूर। जीना यहाँ बनाया। ये ऋषि कपूर की एज एन एक्टर डेब्यू फिल्म थी, बल्कि नहीं, मैं कहूँगा ऋषि कपूर इससे पहले भी बच्चे थे बिल्कुल। प्यार हुआ, जी जी, लेकिन उसमें एक शॉट था, लेकिन इसमें पूरा उन्होंने परफॉर्म किया था। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म पूरी तरह फ्लॉप रही थी और बहुत सारे सेटबैक्स हुए थे राज कपूर साहब को इस फिल्म के बाद, लेकिन बाद में इस फिल्म को सराहा। आपको एक बात बता दूं कि ये हिंदुस्तान की दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें 2 बार इंटरवल्स रखे गए थे। अच्छा। 1964 में आई राज कपूर की फिल्म संगम में 2 इंटरवल। इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। फिल्म का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड शंकर जयकिशन और फिल्म फेयर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड राधु कर्माकर, फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड फॉर मन्ना डे फॉर सिंगिंग। इसके बारे में नीरज जी ने मुझे बताया कि जब शंकर जयकिशन ने बुलाया कि भाई नीरज ये इस सिचुएशन है, ज़रा एक गाना लिख के लाओ, तो नीरज जी ने जब ये गाना उनको सुनाया, ये गीत पहले से लिखा गया था, तो उन्होंने कहा तो मीटर में ही नहीं है, मीटर ही नहीं है। तो नीरज जी खुद बहुत अच्छा गाते थे, तो नीरज जी ने इसको सुनाया शंकर जयकिशन को, तो उन्होंने शंकर जयकिशन को पढ़ के सुनाया था। तो शंकर जयकिशन ने कहा ये तो ट्यून ही हो गई, तो ये ट्यून असल में उन्होंने नीरज जी की। और इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था राज कपूर साहब को। फिल्म फेयर का बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट का अवार्ड मिला था अलाउद्दीन खान कुरैशी साहब को। अलाउद्दीन साहब को मिला था, बहुत सीनियर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट थे। इस फिल्म के सभी गीत श्रोताओं ने खूब पसंद किए और आज तक गुनगुनाते हैं। इस साल 80 फिल्में रिलीज हुई, कुछ ने कमाल दिखाया, हमेशा की तरह कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन म्यूज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से साल बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में रचाया गया आज का शो, दिल्ली के 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो में रचाया गया दिल्ली वासियों के साथ ये जो हमारी महफिल है, वो आपको भी पसंद आई होगी। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार देता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। और अभी विराम लेने का समय है। विराम इसलिए लेना है कि कल पूरे जोश और खरोश के साथ फिर हाजिर हो सकें। सांस रही तो आपके साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।